नमस्ते दोस्तों, परिचय न्यूट्रिशन क्लिनिक प्रेजेंट फीड योर जीन्स राइट के कोविड स्पेशल एपिसोड में मैं क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट हिना शाह आप सबका स्वागत करती हूँ। मुझे पता है आप क्या सोच रहे हो। आप सोच रहे हो कि पिछले 7 महीनों से साइंटिस्ट, मेडिकल और पैरामेडिकल ब्रांच के सारे एक्सपर्ट्स ने अपने रिव्यू, रिसर्च और एनालिसिस हमारे साथ शेयर किए हैं। उसकी बदौलत हमें ये पता चला है कि कोविड की सिवियरिटी क्या है, वो कैसे स्प्रेड होता है, उसकी ट्रीटमेंट क्या है, प्रिकॉशंस और प्रिवेंशन स्टेप्स कैसे लेने हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास है। बच्चों से लेके बुजुर्ग तक और मेरे से लेके आप तक सभी ने अपने अपने तरीके से ये सारी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट किया है। तो आप सोच रहे हैं कि आज के इस एपिसोड में स्पेशल क्या होगा। एम आई राइट? देखते रहिए कि आज के इस एपिसोड में स्पेशल क्या है। बहुत सारी इंफॉर्मेशन के बावजूद भी हम सबको पता है कि कोविड की ट्रीटमेंट की कोई श्योर गाइडलाइन नहीं बनी है, क्योंकि कोविड के सिम्टम्स, सिवियरिटी, ट्रीटमेंट और उसकी रिकवरी टाइम बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर आधारित है और ये सारे फैक्टर्स पर्सन टू पर्सन डिफर होते हैं। फिर भी अब तक के एनालिसिस के आधार पर फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने ईट राइट ड्यूरिंग कोविड-19 नामक एक ई हैंडबुक नेट के ऊपर अपलोड की है, जिसके अंदर फूड सेफ्टी, फूड हाइजीन और न्यूट्रिशन के बारे में बताया गया है और ये स्पेसिफिकली कोविड-19 को स्प्रेड होते हुए हम कैसे रोक सकते हैं, इसी के बारे में सारी जानकारी है। हमारे पास कोविड-19 को स्प्रेड होते हुए कैसे रोक सकते हैं और जो लोग इस इन्फेक्शन से पास हुए हैं और रिकवर हो गए हैं उन्हें फूड सेफ्टी, फूड हाइजीन, पर्सनल हाइजीन, एनवायरमेंटल हाइजीन, इंपॉर्टेंस ऑफ वेयरिंग मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और व्हाट काइंड ऑफ न्यूट्रिशियस फूड दे हैव टू ईट टू बिल्ड अप इम्यूनिटी, ये सारी चीज़ों के बारे में तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन है। लेकिन मुझे जो लग रहा है कि अगर इंफॉर्मेशन की कमी है तो वो है कि जो लोग अभी कोविड पॉजिटिव है, जो इस इन्फेक्शन से शिकार हुए हैं, उस टाइम पे उन्हें किस टाइप के न्यूट्रिएंट्स वाला फूड खाना चाहिए, इसके बारे में हम बहुत कम जानते हैं। और आज के इस वीडियो का स्पेशल टॉपिक है मेडिकल न्यूट्रिशन थेरापी फॉर कोविड पेशेंट। यहाँ पे मैं कोविड पेशेंट को 3 कैटेगरी में डिवाइड करती हूँ। फर्स्ट, आईसीयू के पेशेंट। जब आपकी कंडीशन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो जाती है तो आपको आईसीयू में एडमिट होना पड़ता है। क्या आपको पता है कि क्रिटिकल इलनेस के अंदर हमारे बॉडी की मेटाबॉलिज्म सिस्टम चेंज हो जाती है, हमारे बॉडी की एनर्जी नीड 40% बढ़ जाती है, प्रोटीन की नीड भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, बॉडी में से बहुत सारे मसल्स मास लॉस्ट होते हैं। इसकी वजह से हम माल नरिश हो जाते हैं और माल नरिश होने की वजह से हमारी इम्यून सिस्टम इम्पेयर्ड हो जाती है और हमें और भी सारे कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बाकी सारे ऑर्गन्स भी अपनी एफिशिएंसी से वर्क नहीं कर सकते हैं। ऐसे पेशेंट के लिए द नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर हेल्थ एंड क्लिनिकल एक्सेलेंस एंड यूरोपियन सोसाइटी ऑफ पैरेंटल एंड इंटरनल न्यूट्रिशनल नामक 2 संस्था ने एक गाइडलाइन तैयार की है, जिनके अंदर पेशेंट को 3 डिफरेंट टाइप से फीडिंग दिया जाता है, ओरल, एटर्नल और पैरेंटरल। अब ज़्यादातर तो आईसीयू पेशेंट ओरली नहीं खा सकते हैं, तो उन्हें मैक्सिमम एटर्नल और पैरेंटरल फीडिंग दिया जाता है। सेकेंड कैटेगरी में ऐसे कोविड पेशेंट आते हैं जो पहले से ही एक या एक से ज़्यादा हेल्थ इश्यू से परेशान है और जब वो कोविड के शिकार होते हैं तो उनको ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है। और थर्ड कैटेगरी में आते हैं ऐसे कोविड पेशेंट जो होम क्वारंटाइन होके मेडिकल ट्रीटमेंट लेके भी अच्छे हो सकते हैं। आज मैं बात करूंगी सेकेंड और थर्ड कैटेगरी वाले कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स के लिए। उन्हें ये कोविड इन्फेक्शन के दरमियान किस टाइप के न्यूट्रिएंट्स वाला फूड लेना चाहिए, जिसकी वजह से उनकी कंडीशन ज़्यादा खराब ना हो और रिकवरी फास्ट हो। हम सब जानते हैं कोविड इन्फेक्टेड पीपल में, चाहे वो कोई प्रीवियस हेल्थ इश्यू से परेशान हो या ना हो, जब भी उनकी कंडीशन क्रिटिकल होती है तो वो सब लोगों में एक कॉमन सिम्टम्स हमें देखने को मिलता है और वो है ऑक्सीजन की कमी।
उनका ऑक्सीजन फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। आज मैं बात करने वाली हूँ कि ये ऑक्सीजन फ्लक्चुएशन के टाइम पे हमें किस टाइप का खाना खाना चाहिए जिससे ये फ्लक्चुएशन कम हो। वैसे तो मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपी के अनुसार जब भी हम कोई क्रिटिकल इलनेस से पास होते हैं तो हमारी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स की नीड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, उसके सारे पैरामीटर चेंज हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं स्पेसिफिकली ऑक्सीजन रिलेटेड फूड के बारे में बात करूँगी। कुछ भी आगे बढ़ने से पहले मैं एक बात और कहना चाहती हूँ कि सेकेंड कैटेगरी के जो पेशेंट्स हैं, जो पहले से ही कोई एक या एक से ज़्यादा हेल्थ इश्यू से परेशान है, तो सबसे पहले उन्हें अपने प्रीवियस हेल्थ के लिए प्रॉपर डाइट का प्लान कराना चाहिए, जिसकी वजह से उनके जो पैरामीटर है या ब्लड रिपोर्ट्स है वो इन्फेक्शन के कारण ज़्यादा खराब ना हो। चलिए ज़रा सोचिए, जब भी हम बीमार होते हैं या XYZ कोई भी पर्सन बीमार होता है तो हम किस टाइप का खाना उन्हें देते हैं? खिचड़ी, दलिया, दाल चावल, पोहा, उपमा, हलवा, शीरा, सूप, ऐसा ही ना? क्योंकि हमें पता है कि बीमार आदमी बहुत सारी क्वांटिटी में नहीं खा पाएगा, तो हमें उसे ऐसा फूड देना चाहिए कि जो पचने में भी इजी हो और क्विक एनर्जी दे। तो हम उसे इस टाइप का खाना देते हैं और ये सारा खाना कार्बोहाइड्रेट्स रिच होता है। लेकिन क्या आपको ये पता है कि जिस पेशेंट का ऑक्सीजन फ्लक्चुएशन होता है उन्हें इस टाइप का खाना सूट नहीं होता है? तो आइए जानते हैं कि उस पेशेंट को हम किस टाइप का खाना दे सकते हैं। हम सब जानते हैं कि जो फूड हम खाते हैं वो बॉडी के अंदर जाके मेटाबॉलाइज होके एनर्जी में कन्वर्ट होता है और हमारे शरीर के अंदर आए हुए सारे ऑर्गन्स हेल्दी रहने के लिए और एफिशिएंसी से काम करने के लिए इस एनर्जी का यूज़ करते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि फूड की एनर्जी में कन्वर्ट होने की जो ये केमिकल प्रोसेस है ना, उसके लिए ऑक्सीजन का होना बहुत ज़रूरी है। जब भी फूड एनर्जी में कन्वर्ट होता है वो शरीर के अंदर आए हुए ऑक्सीजन का यूज़ करता है और उसकी बाई प्रोडक्ट यानी कि वेस्ट बनती है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। और आपको तो पता ही है कि कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने का काम लंग्स करते हैं। जब भी ये लंग्स में कोई इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन होता है तो वो अपनी पूरी एफिशिएंसी से काम नहीं कर सकते हैं। हमारे बॉडी में बन रहे कार्बन डाइऑक्साइड को वो पूरी तरीके से बाहर निकाल नहीं सकते हैं और एनवायरनमेंट में रहे ऑक्सीजन को भी वो अच्छी तरीके से अंदर नहीं ले सकते हैं। हमारा खाना मैक्सिमम कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और फैट से बना है। जब भी हम ये खाना खाते हैं तो ये तीनों मैक्रोन्यूट्रिएंट्स बॉडी में जाके मेटाबॉलाइज होके एनर्जी में कन्वर्ट होते हैं। लेकिन ये तीनों मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की एनर्जी में कन्वर्ट होने की जो केमिकल प्रोसेस है उसमें डिफरेंट अमाउंट का ऑक्सीजन यूज़ होता है और उसकी बाई प्रोडक्ट में डिफरेंट अमाउंट की कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनती है और इसे कहते हैं रेस्पिरेटरी क्वोशंट। RQ is the ratio of the patient's carbon dioxide productions to his or her oxygen consumptions. The physiologic range for RQ value is like this. यहाँ पे ये टेबल हमें ये इंडिकेट करती है कि जिसकी RQ वैल्यू कम है वो फूड एनर्जी में कन्वर्ट होने के लिए कम ऑक्सीजन यूज़ करती है और उसकी बाई प्रोडक्ट CO2 कम बनाती है। यहाँ पे हमने देखा कि स्टार्च, शुगर और ग्लूकोज ये तीनों कार्बोहाइड्रेट्स है जिसको बॉडी में एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए जितनी अमाउंट में ऑक्सीजन चाहिए उतनी ही अमाउंट में वो कार्बन डाइऑक्साइड भी बनाते हैं। लेकिन प्रोटीन और फैट की RQ वैल्यू कम है। इसका मतलब ये है कि प्रोटीन और फैट को एनर्जी में कन्वर्ट होने के लिए कम ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है और वो बहुत कम कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है। तो अब तो आप जान ही गए कि हमें किस टाइप का फूड जिस पेशेंट को ऑक्सीजन फ्लक्चुएशन होता है उन्हें देना चाहिए। सही सोच रहे हो, हमें उन्हें एसेंशियल फैट रिच
हाई प्रोटीन एंड लो कार्बोहाइड्रेट वाला फूड देना चाहिए। इसके साथ साथ और एक चीज़ मैं यहाँ पे कहना चाहती हूँ कि कोविड पेशेंट के लिए खाना मैक्सिमम लिक्विड, सेमी लिक्विड या सॉफ्ट होना चाहिए। अगर आपको याद है तो मैंने आगे बताया कि कोई भी फूड मेटाबोलाइज होके जब एनर्जी में कन्वर्ट होता है तो उसकी बाय प्रोडक्ट बनती है CO2 और H2O, मानी कि पानी। अगेन ये H2O का भी ब्रेक डाउन होके O, ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल अलग रहता है। तो जब हम खाना मॉइस्चराइज यानी पानी वाला लेते हैं तो जब ये फूड एनर्जी में कन्वर्ट होता है तो ज़्यादा नंबर का H2O बनता है और उसमें से हमें ऑक्सीजन मिलता है। तो इस वीडियो की समरी ये है कि कोविड पेशेंट को हमें हाई फैट, हाई प्रोटीन, लो कार्बोहाइड्रेट वाला खाना देना चाहिए। अब आपको सवाल होगा कि हाई फैट क्यों? तो जैसे आपने देखा कि फैट की RQ वैल्यू सबसे कम है, यानी कि फैट को एनर्जी में कन्वर्ट होने के लिए बहुत कम ऑक्सीजन की ज़रूरत रहती है और वो बहुत कम कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करता है। उसकी एक दूसरी खासियत ये है कि जब फैटी फूड एनर्जी में कन्वर्ट होता है तो उसकी बाय प्रोडक्ट में कीटोन्स बनते हैं। ये कीटोन्स ब्रेन, हार्ट और हमारे बॉडी में आए हुए मेजर ऑर्गन्स के लिए एनर्जी सोर्स है। हुई ना अच्छी बात? आप फैट खाते हो तो कार्बन डाइऑक्साइड भी कम बनता है और हमारा ब्रेन और हार्ट भी हेल्दी रहता है। अब सेकंड क्वेश्चन कि अगर हमें हाई फैट फूड खाना है तो कौन सा तेल यूज़ करना चाहिए? हम सब जानते हैं कि सैचुरेटेड फैट हार्ट के लिए अनहेल्दी है, लेकिन यहाँ पे हमें मीडियम चेन फैटी एसिड्स वाला ऑयल लेना है। तो एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल, घी, बटर, MCT ऑयल एंड सीड्स ऑयल, ये सारे ऑयल मीडियम चेन फैटी एसिड वाले ऑयल है। अब इसकी खासियत क्या है पता है? कि जब भी हम उसे कंज्यूम करते हैं तो बहुत क्विकली एब्जॉर्ब होकर एनर्जी में कन्वर्ट हो जाते हैं, और दूसरा वो हमारे बॉडी में से इन्फ्लामेशन को कम करने के लिए और बॉडी में बैक्टीरिया के सामने फाइट करने के लिए भी हेल्पफुल है। इसके साथ साथ कोविड पेशेंट के डाइट में सही मात्रा में विटामिन A, B, C, D, सेलेनियम, जिंक, पानी और सॉल्ट, ये सब अच्छी तरह से मिले, इसका भी ख्याल रखना चाहिए। आज और एक बात मैं आपको बताना चाहती हूँ, अगर आपके फैमिली मेम्बर्स, फ्रेंड्स या रिलेटिव्स में से कोई भी कोविड पॉजिटिव हो या कोविड की ट्रीटमेंट ले रहे हो, उन सभी के लिए मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर आप प्रॉपर डाइट प्लान करवाना चाहते हो तो मैं फ्री ऑफ चार्ज वो सर्विस देने के लिए तैयार हूँ। मुझे कांटेक्ट करने के लिए नोट डाउन कर लीजिए मेरा ईमेल एड्रेस parichaynutrigen@gmail.com। इस ईमेल एड्रेस के ऊपर आप पेशेंट की सारी डिटेल्स, रिपोर्ट्स और उसकी करंट मेडिसिन्स के बारे में लिख के मुझे भेज दीजिए। मेरी कोशिश रहेगी कि जल्द से जल्द मैं आपको रिप्लाई करूं। मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर करना, एडवर्टाइज के तौर पे नहीं, लेकिन अगर किसी को ज़रूरत है तो वो मुझ तक पहुंच सके। स्टे कनेक्टेड विथ मी, स्टे कनेक्टेड विथ परिचय न्यूट्रिशन क्लिनिक, क्योंकि लाइफ अभी बाकी है। थैंक यू।